तीसरा कोई दिखाई नहीं देता है। और तीसरी बात जो उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण थीसिस थी, उसमें डिटेल्स के साथ, ठोस तथ्यों के साथ उन्होंने ये साबित किया कि इस देश में जो अनुसूचित जातियां हैं वो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी देश की है उससे भी ज़्यादा विपन्न है, उससे भी ज़्यादा उत्पीड़ित हैं। इसलिए उनसे ज़्यादा अल्पसंख्यक और कोई नहीं है। उनको ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों से भी ऊपर हैं या उनसे कुछ अलग है। तो उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक जो चैप्टर है उसमें इसकी काफ़ी चर्चा की। दोस्तों, बिल्कुल आखिर में कुछ बातें मैं आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म करूंगा। हेलो, समझ गई ना? एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बाबा साहब के विचारों को बहुत कम सुना और समझा गया है। और पिछले दिनों भारत में जिन लोगों ने बाबा साहब पर काम किया है, रिसर्च की है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उसमें भी एजुकेशन को लेकर उनके काम की उतनी चर्चा नहीं है जितनी दुनिया के दूसरे मुल्कों में एजुकेशन पर उनके काम की चर्चा की गई। बाबा साहब का ये कहना था कि एजुकेशन जो है वो अभी पब्लिक यानी राज्य स्वामित्व में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका विस्तार और विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा पहलू ये था कि अगर शिक्षा सबको नहीं उपलब्ध कराएंगे, अगर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो उनके पढ़े हुए लोग समाज में उत्पीड़न की संस्कृति के वैंगार्ड बन सकते हैं। यानी जो एलीट सेक्शन है, आप देखिए भारत में क्या हुआ आजादी के बाद। आजादी के बाद बड़े पैमाने पर जो कथित विचारक, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान जो निकले, उन्होंने जो रूलिंग पार्टी थी, जो शासक वर्ग की पार्टियां थी, उनके लिए विचार देते रहे, उनके लिए सलाहकार के रूप में काम करते रहे। लेकिन जो इस देश आवाम है, जो मेहनत कश आवाम है, उसके लिए उन्होंने दर्द उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके विचारों में, उनके शब्दों में नहीं दिखा। बाबा साहब इसी की बात करते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन का रूप जो है सामाजिक होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट बी ए सोशल प्रॉपर्टी, और इसीलिए वो पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र में एजुकेशन की वकालत करते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में मैं कहता हूँ कि भारत में इस तरह से एजुकेशन के बारे में बात करने वाला व्यक्ति बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होंगे। मैं दूसरा किसी और को नहीं देखता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छोड़कर। 2011 या 12 में मैंने दुनिया के बहुत मशहूर एक अखबार है गार्डियन, और गार्डियन में मैंने बाबा साहब के इस रूप पर बहुत बाद में मुझे उस एडिटोरियल को पढ़ने का मौका मिला, एडिटोरियल आर्टिकल को जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शिक्षा पर विचारों के आधार पर लिखा गया। दोस्तों, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे और राजनीतिक स्तर पर वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि भारत में जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो अभी भी समझ नहीं पाते कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रोल उनके जीवन में है। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट से 3 कारणों से इस्तीफा किया और उस पर उनका 10-15 पेज का ज्ञान पत्र जो है वो पठनीय है, पढ़ने लायक। कोई मिला नहीं। जो पहला कारण था वो हिंदू कोड से जुड़ा मसला था, जिस पर नेहरू ने और नेहरू की सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। और दूसरा जो कारण था वो वैदेशिक नीति से जुड़े प्रश्न थे, जिस पर नेहरू की सरकार से उनकी गहरी असहमति थी। उसमें कश्मीर का मसला भी बाबा साहब ने उठाया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और तीसरा जो मसला था वो संविधान के आर्टिकल 330 का चर्चा आपने की है और महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये उसमें था कि भविष्य में एक आयोग बनाया जाएगा जो उन वर्गों को चिन्हित करेगा
जो दलित और आदिवासी समाज से बाहर के उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा। और ये कमीशन जो बनेगा वो सरकार जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन सरकार बनाने तो तैयारी नहीं हो रही थी। नेहरू सरकार उस पर बिल्कुल बैठी हुई थी इस फाइल पर, और अंततः नाराज होकर बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। और वो इस्तीफा लंबा इस्तीफा है, उसको पढ़ा जाना चाहिए, वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। इन 3 मुद्दों पर जो उनका इस्तीफा था, उसी में पिछड़ा आयोग की आधारशिला को तैयार किया था। और फिर टाटा कालेकर आयोग बना, जिसने कि आरक्षण के बारे में जो ओबीसी को जो संभावनाएं थी, उस पर पूरा का पूरा उसने रायता फैला दिया। और उसके वर्षों बरस बाद फिर मंडल कमीशन बना, जिसके बाद लंबी लड़ाई के बाद मंडल कमीशन की 40 जो रिकमेंडेशंस थी, उसमें सिर्फ एक रिकमेंडेशन को लागू किया गया। उस समय बाद में शिक्षा में भी आरक्षण के जो रिकमेंडेशन था वो अर्जुन सिंह की सरकार, अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे उस वक्त लागू किया गया। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि भारत में ओबीसी आरक्षण जो है उसका भी अगर श्रेय किसी को जाता है, शुरुआती दौर में अगर इस काम का, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है वो अभी बाबा साहब के प्रयासों का ही एक तरह से वर्षों बाद, दशकों बाद एक तरह से इसका एक प्रतिफलन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि देश के ओबीसी समाज को निश्चित रूप से ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं थे, किसी एक बिरादरी के नहीं थे, किसी एक समुदाय के नहीं थे, वो इस दुनिया के, इस पूरे समाज के बदलाव के दर्शन के, वो एक ऐसे विचारक हैं जिस तरह का विचारक इस देश ने कम से कम पिछले 1000 सालों में, कम से कम मैंने जितने दार्शनिकों को पढ़ा है, जितने विचारकों को पढ़ा है, बुद्ध के बाद अगर फिलॉसफी के लेवल पर, विचार के लेवल पर अगर मैं देखता हूँ, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा मुझे कोई व्यक्तित्व, कोई शख्सियत नहीं दिखाई देता। इसलिए बाबा साहब को किसी जाति, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता है। तो आज मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा, लेकिन बिल्कुल चलते चलते इस देश में इन दिनों दोस्तों अक्सर आवाजें आ रही हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश में हिंदुत्व को स्थापित करना है। बट व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ बाबा साहब रिगार्डिंग दिस? बाबा साहब हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते थे? बाबा साहब हिंदू राज के बारे में क्या सोचते थे? ये मत सोचिए कि हिंदू राज की बात आज हो रही है तो बाबा साहब ने अपने दौर में नहीं सोचा था। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनके दौर में जो कुछ घटित नहीं हो रहा था, उनके दौर में कोई चीज वो नहीं थी, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन न जाने कैसे 50 साल बाद, 75 साल बाद, 100 साल बाद क्या होगा यह भी वो देख रहे थे। और उन्होंने लिखा, और मैं उसे कोट कर रहा हूं लाइन बाय लाइन, आप सुनिए कि उन्होंने हिंदू राज के बारे में क्या कहा। ये मैं बाबा साहब के शब्दों को शब्दशः कोट कर रहा हूं। अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है, याद कीजिए, शब्दों को ध्यान दीजिए, अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निस्संदेह इस देश के लिए यह एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदुत्व, हिंदुत्व के बारे में जो भी कहें, लेकिन हिंदुत्व स्वतंत्रता के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है, भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर यह लोकतंत्र के बिल्कुल अनुपयुक्त है। हिंदू राज को इसलिए हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात है। तो दोस्तों, आज हमारे आपके समाजों के कुछ लोग हिंदू राज बनाने वालों की आवाज पर डांस कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, उनके नाम पर
और संसद के अंदर और संसद के बाहर हमारे आपके बीच के लोग जो अपने को दलित बताते हैं, जो अपने को आदिवासी बताते हैं, जो अपने को बहुजन बताते हैं, जो अपने को ओबीसी बताते हैं, वह भी डांस कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूं, एक पत्रकार और लेखक हूं, लेकिन इस नाते भी, एक पत्रकार और लेखक के नाते भी मैं कहता हूं कि अगर बाबा साहब के आप सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब के शब्दों पर आपको सचमुच यकीन है, तो बाबा साहब के इन 4 वाक्य को याद रखिए कि हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। जो लोग आपके बीच हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वालों के नारों पर डांस कर रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ने से रोकिए। इन शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।